हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में बिहार पीजीटी एग्ज़ाम 2023 का प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। समाजशास्त्र संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। बिहार पीजीटी और स्टेट परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है एंड जिसमें आपके लिए प्रश्न इसमें शामिल होंगे 1000 एंड ये कॉम्बो ऑफर है जिसमें आपको सोशियोलॉजी के नोट्स एंड जो प्रैक्टिस सेट है बिहार स्टेट पीजीटी ये प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके अलावा यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कॉम्बो ऑफर यूपी पीजीटी एग्जाम के लिए भी मिल जाएगा। सोशियोलॉजी के नोट्स की बात की जाए तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस का प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा जिसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी? रॉबर्ट पार्क, लेस्टर वॉर्ड, स्पेंसर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी? विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? विशुद्ध समाजशास्त्र, अगर बात की जाए समाजशास्त्र की, लेस्टर वॉर्ड ने अवधारणा दी थी। ठीक है, लेस्टर वॉर्ड ने विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा दी थी। समाजशास्त्र की बात करें तो इन्होंने 2 भागों में समाजशास्त्र की बात की थी या हम कहें विभाजित किया था। एक तो इन्होंने शुद्ध समाजशास्त्र की बात की है, ठीक है, शुद्ध समाजशास्त्र, और दूसरा क्या हो जाएगा? व्यवहारिक समाजशास्त्र। ठीक है, दूसरा क्या होगा? व्यवहारिक समाजशास्त्र हो जाएगा। शुद्ध समाजशास्त्र और व्यवहारिक समाजशास्त्र है, ये वॉर्ड ने बताए हैं। ठीक है, किसने बताए हैं? वॉर्ड ने बताए हैं। ये याद रखिएगा। ठीक है, वॉर्ड के द्वारा ये बताए गए हैं। शुद्ध समाजशास्त्र और व्यवहारिक समाजशास्त्र की बात की है। एंड इसके अलावा समूह की बात करें तो वॉर्ड ने, याद रखिएगा, लेस्टर, यहाँ पर रॉबर्ट पार्क टिक कर दिया, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर लेस्टर वॉर्ड होगा। ठीक है, लेस्टर एफ वॉर्ड ने शुद्ध समाजशास्त्र की बात की थी और व्यवहारिक समाजशास्त्र की बात की थी। और इसके अलावा अगर हम समूह की बात करें, ठीक है, समूह की बात करें तो समूह के 2 प्रकार लेस्टर वॉर्ड ने बताए थे। एक तो ऐच्छिक समूह है, ऐच्छिक समूह है, और दूसरा अनिवार्य समूह है। ठीक है, दूसरा क्या होगा? अनिवार्य समूह होगा। ठीक है, ऐच्छिक समूह और दूसरा अनिवार्य समूह है। ये वॉर्ड ने बताए हैं समूह के 2 प्रकार। वॉर्ड अगर हम बात करें समाजशास्त्र की तो समूह के ये 2 जो प्रकार बताए गए हैं अभी आपको, ये वॉर्ड के द्वारा बताए गए हैं। और अगर यहाँ पर हम रॉबर्ट पार्क की बात करें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है रॉबर्ट पार्क का, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहले, ठीक है, रॉबर्ट पार्क ने सबसे पहले अमेरिकन प्रजातीय संबंध में जो शोध हुआ था उसके संदर्भ में ही इन्होंने आत्मसात की। ठीक है, आत्मसात इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। ठीक है, तो सबसे पहले आत्मसात शब्द का प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट पार्क ने किया था। ठीक है, किसने किया था? रॉबर्ट पार्क ने किया था आत्मसात शब्द का प्रयोग। और इन्होंने कहा था आत्मसात की प्रक्रिया, ठीक है, आत्मसात की प्रक्रिया 4 चरणों से होकर के गुजरती है। 4 चरण इन्होंने बताए थे। पहले की अगर हम बात करें तो पहला ये किसको बताते हैं? इन्होंने पहले पर बात की थी, फर्स्ट नंबर पर संपर्क की बात की है। ठीक है, पहले नंबर पर संपर्क की, दूसरे नंबर पर इन्होंने प्रतियोगिता की बात की है। ठीक है, संपर्क है, प्रतियोगिता है, तीसरे नंबर पर समायोजन हो जाएगा। ठीक है, समायोजन हो जाएगा। और फिर उसके अलावा आखिरी नंबर पर इन्होंने आत्मसात की बात की थी। आत्मसातकरण की जो प्रक्रिया है 4 चरणों से होकर के गुजरती है, ये रॉबर्ट पार्क ने कहा था। संपर्क, प्रतियोगिता, समायोजन और आत्मसात। ठीक है, सबसे पहले आत्मसात शब्द का प्रयोग करने वाले भी रॉबर्ट पार्क ही हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। स्पेंसर की यहाँ पर बात करें तो स्पेंसर ने समाज के 2 प्रकार बताए हैं। एक तो सैनिक और शिकारी समाज है, सैनिक व शिकारी समाज हो जाएगा, सैनिक व शिकारी समाज है। और दूसरा औद्योगिक समाज है, सैनिक और शिकारी समाज है, दूसरा क्या होगा? औद्योगिक समाज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किसने कहा है कि मानव समाज अभी अत्यंत शैशवावस्था में है? मानव समाज अभी अपनी अत्यंत शैशवावस्था में है, किसका कहना है?
रेडक्लिफ ब्राउन, जिन्सबर्ग, एलेक एंकल्स यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। रेडक्लिफ ब्राउन, एलेक एंकल्स और यहाँ पर जिन्सबर्ग ऑप्शंस में है। मानव समाज अपनी अभी अत्यंत शैशवावस्था में है, यह कहना किसका है? रेडक्लिफ ब्राउन का है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक संरचना का भाग इन्होंने किसको माना था? रेडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना का भाग व्यक्ति हैं, व्यक्तियों के बीच में जो पारस्परिक संबंध होते हैं उन संबंधों को बताया था। और इन्होंने संरचना के 2 प्रकार बताए थे। ठीक है, संरचना के 2 प्रकार बताए थे, समान संरचना और वास्तविक संरचना। समान संरचना और वास्तविक संरचना की बात किसने की है? रेडक्लिफ ब्राउन ने की है। ठीक है, और इनकी पुस्तक है अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज। इंपॉर्टेंट है, अफ्रीकन सिस्टम किनशिप एंड मैरिज। कब आती है? 1950 में ये पुस्तक आती है। ठीक है, जिन्सबर्ग की बात करें तो इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है रीजन एंड अनरीजन इन सोसाइटी। रीजन एंड अनरीजन इन सोसाइटी ये इनकी बुक है। एलेक एंकल्स की बात करें, व्हाट इज सोशियोलॉजी, व्हाट इज सोशियोलॉजी किसकी है? एलेक एंकल्स की है। और एलेक एंकल्स की बात करें तो इन्होंने समाज शास्त्र को 3 भागों में विभाजित किया था। समाजशास्त्र का विभाजन 3 भागों में किया था। एक तो ऐतिहासिक समाजशास्त्र की बात की इन्होंने, ऐतिहासिक समाजशास्त्र। दूसरा है अनुभवशित समाजशास्त्र, अनुभवशित समाजशास्त्र। और तीसरे नंबर पर आ जाएगा विश्लेषणात्मक समाजशास्त्र। ठीक है, विश्लेषणात्मक समाजशास्त्र। ये 3 तरह से जो विभाजन है ऐतिहासिक, अनुभवशित और विश्लेषणात्मक समाजशास्त्र का, ये किसके द्वारा किया गया है? एलेक एंकल्स के द्वारा किया गया है। जितने भी फैक्ट्स आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, पूर्वागामी सर्वेक्षण को मुख्य सर्वेक्षण का लघु प्रतिरूप का नाम किसने दिया? पीवी यंग, लुंडबर्ग, सीए मोजर। यहाँ पर ऑप्शंस है। पूर्वागामी सर्वेक्षण को मुख्य सर्वेक्षण का लघु प्रतिरूप नाम किसने दिया? बताइए। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीए मोजर। ठीक है, सीए मोजर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। लुंडबर्ग ने सामाजिक अनुसंधान की सर्वश्रेष्ठ पद्धति साक्षात्कार को बताया था। ठीक है, किसे बताया था? साक्षात्कार को बताया था। और बीजगणितीय दृष्टिकोण से माध्य माध्यिका या बहुलक से श्रेष्ठ है, ये याद रखिएगा। बीजगणितीय माध्यिका या बहुलक से श्रेष्ठ है। ठीक है, ये किसने बताया है? पीवी यंग ने कहा है बीजगणितीय दृष्टिकोण से माध्य माध्यिका या बहुलक से श्रेष्ठ है। ठीक है, लुंडबर्ग ने सामाजिक अनुसंधान के सर्वश्रेष्ठ पद्धति किसे बताया है? साक्षात्कार को बताया। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न है, समाज की विशेषता क्या है? एक रूपता और विविधता का अभाव, साझा मानदंड, मूल्य और सांस्कृतिक प्रथाएं, अलगाव और सामाजिक अंतःक्रिया की कमी। समाज की विशेषता यहाँ पर पूछी जा रही है। समाज की विशेषता यहाँ पर क्या होगा?
साझा मानदंड, मूल्य और सांस्कृतिक प्रथाएं होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर समाजशास्त्रियों के द्वारा समाज के प्रकार कितने बताए गए हैं, इस तरीके से कुछ प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर हम हेनरी मैन की बात करें, हेनरी मैन की, तो इन्होंने दो तरह के समाज की बात की है। एक तो इन्होंने प्रस्थिति समाज की बात की है और दूसरा संविदा समाज। प्रस्थिति समाज में प्रदत्त परिस्थिति पर आधारित समाज की बात की है, जिसमें यहाँ पर प्रस्थिति समाज होगा, ठीक है, प्रस्थिति समाज है, और दूसरा संविदा समाज है। प्रस्थिति समाज और दूसरा क्या हो जाएगा, संविदा समाज हो जाएगा। ये हेनरी मैन ने बताया है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं हॉवर्ड बेकर, ठीक है, इनका भी अक्सर पूछा जाता है। इन्होंने भी समाज के दो प्रकार बताए हैं, पवित्र समाज और धर्मनिरपेक्ष समाज। एक तो पवित्र समाज हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष समाज हो जाएगा, ठीक है। पवित्र समाज और दूसरा धर्मनिरपेक्ष समाज हो जाएगा। ये हॉवर्ड बेकर का इंपॉर्टेंट है। एक कॉल पॉपर का पूछा जाता है, ठीक है, कॉल पॉपर का एक पूछा जाता है, कॉल पॉपर का। ये यहाँ पर बंद और खुले समाज की बात हो रही है, ठीक है। बंद समाज की बात करते हैं और खुले समाज की बात करते हैं। बंद समाज और खुला समाज, ये किसके द्वारा बताया गया, कॉल पॉपर के द्वारा ये दो प्रकार के समाज की बात की गई है। यहाँ पर ऑप्शन बी है सही। प्रश्न है समाजमिति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है। सभी जानते हैं समाजमिति शब्द का प्रयोग सबसे पहले J.L. मोरेनो ने किया था। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है इनमें से किस समाजशास्त्री ने सामुदायिक भाव के तत्वों हम का भाव, भूमिका पालन का भाव तथा आश्रिता का भाव का उल्लेख किया है। ऑगबर्न एंड निमकॉफ, गिलेन एंड गिलेन, मैकेवर एंड पेज। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा, सही यहाँ पर ऑप्शन सी मैकेवर एंड पेज होगा, ठीक है, मैकेवर एंड पेज होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैकेवर एंड पेज यहाँ पर राइट आंसर है। और बोगार्डस की एक परिभाषा समुदाय की आती है, जिसमें कि उन्होंने समुदाय को दो तत्वों के आधार पर परिभाषित किया था। एक तो उन्होंने निश्चित क्षेत्र की बात की थी, ठीक है, एक क्या है, निश्चित क्षेत्र है, और दूसरे की बात करें तो हम की भावना है, ठीक है, हम की भावना। इन्होंने क्या कहा था कि समुदाय एक ऐसा समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है और जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है, ठीक है। समुदाय की अगर हम विशेषताओं की बात करें, एक तो सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता है निश्चित क्षेत्र है, निश्चित क्षेत्र, और ये किसके द्वारा बताया गया है, ये याद रखिएगा, बोगार्डस परिभाषा आए, ठीक है, तो उसमें ये इन बातों को ध्यान रखिएगा। समुदाय को परिभाषित निश्चित क्षेत्र और हम की भावना के आधार पर किसने किया है, बोगार्डस ने। तो अगर हम यहाँ पर समुदाय की विशेषताओं की बात करें, निश्चित क्षेत्र होता है, ठीक है, इसके अलावा इसका एक विशिष्ट नाम होता है, विशिष्ट नाम है समुदाय का, स्वतः उत्पत्ति होती है, हम कहें स्वतः विकास होता है इसका, ठीक है, अनिवार्य सदस्यता होती है, अनिवार्य सदस्यता होती है, सामान्य संस्कृति व जीवन होता है, समान संस्कृति व जीवन होता है। इसके अलावा स्थायी प्रकृति होती है, इसकी स्थायी प्रकृति होती है, सामुदायिक भावना पाई जाती है। ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, इन्हें याद रखिएगा। इस तरीके से प्रश्न में पूछा जाता है, बताना होता है उसमें कौन से समुदाय की विशेषता है या कौन से समुदाय की विशेषता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है समुदाय की भावना की अवधारणा का अर्थ है। ऑप्शंस है, किसी समुदाय की भौतिक सीमाएं और भौगोलिक स्थिति, एक समुदाय के भीतर अपनेपन, जुड़ाव, पहचान की व्यक्तिपरक धारणा, समुदाय के सदस्यों के लिए उपलब्ध आर्थिक संसाधन और अवसर। समुदाय की भावना की अवधारणा का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक समुदाय के भीतर अपनेपन, जुड़ाव और पहचान की व्यक्तिपरक धारणा होगी। विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। और मैकेवर की बात करें, ठीक है, मैकेवर की बात करें तो इन्होंने समुदाय के दो आधार बताए थे, ठीक है, समुदाय के आधार की हम बात करें जो कि मैकेवर के द्वारा बताए गए हैं। एक तो स्थानीयता है, ठीक है, एक स्थानीयता है और दूसरा सामुदायिक भावना है। स्थानीयता और दूसरा क्या होगा, सामुदायिक भावना। ये किसने बताया है, मैकेवर ने बताया, ठीक है, मैकेवर ने समुदाय के दो आधार बताए, एक स्थानीयता और दूसरा सामुदायिक भावना बताया। इसके अलावा मैकेवर ने समुदाय के अगर हम प्रकार की बात करें, कितने प्रकार के समुदाय होते हैं, तो पहला इन्होंने ग्रामीण समुदाय बताया, ग्रामीण समुदाय है। दूसरा हो जाएगा नगरीय समुदाय, ठीक है, नगरीय समुदाय हो जाएगा।
और तीसरा हो जाएगा क्षेत्रीय समुदाय। क्षेत्रीय समुदाय, ये 3 तरह के समुदाय के प्रकार किसने बताए हैं? मैकएवर ने बताए हैं। ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय और क्षेत्रीय समुदाय। समुदाय के 2 आधार स्थानीयता और सामुदायिक भावना मैकएवर के द्वारा बताए गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा सही। प्रश्न है, जब हम किसी संगठित समूह का विचार करते हैं तो वह एक समिति है, और यदि कार्य प्रणाली के रूप पर विचार करते हैं तो वह एक संस्था है। किसने कहा? इस तरीके से किसने परिभाषा दी है? मैकएवर एंड पेज, गिलिन एंड गिलिन, ऑकबर्न एंड निमकॉफ है यहाँ पर ऑप्शंस। यहाँ पर राइट आंसर मैकएवर एंड पेज होगा। ठीक है, मैकएवर एंड पेज होगा। इनका एक स्टेटमेंट ये भी है कि व्यक्ति समिति का सदस्य होता है, संस्थाओं का सदस्य नहीं होता। अगर हम बात करें समिति की विशेषताओं की बात करें तो समिति क्या है? व्यक्तियों का समूह है। व्यक्तियों का समूह है तो समिति क्या है? मूर्त है। ऐच्छिक सदस्यता होती है समिति की, याद रखिएगा, ऐच्छिक सदस्यता होती है, अनिवार्य सदस्यता नहीं होती है। निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समिति का गठन किया जाता है। निश्चित उद्देश्य होते हैं इसके, ठीक है, निश्चित उद्देश्य होते हैं। और इसके अलावा हम बात करें तो ये क्या होती है? इसकी अस्थायी प्रकृति होती है। ठीक है, अस्थायी प्रकृति होती है। औपचारिक संबंध पाए जाते हैं, यहाँ पर औपचारिक संबंध होते हैं। ये कुछ विशेषताएं हैं समिति की, इन्हें याद रखिएगा। समिति की विशेषताओं से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, किसने परिभाषित किया है कि प्रतियोगिता किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक प्रयास है जिसे कोई एक ही हासिल कर सकता है? J.H. फिक्टर, G.R. लेस्ली, मैक्स वेबर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। प्रतियोगिता किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक प्रयास है जिसे कोई एक ही प्राप्त कर सकता है। ये किसके द्वारा बात कही गई है? यहाँ पर G.R. लेस्ली होगा। ठीक है, G.R. लेस्ली होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगर हम बात करें यहाँ पर प्रतियोगिता की, ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रतियोगिता से रिलेटेड, जैसे मैक्स वेबर की हम बात करें तो मैक्स वेबर ने क्या कहा था? प्रतियोगिता शांतिपूर्ण संघर्ष है। प्रतियोगिता शांतिपूर्ण संघर्ष है। प्रतियोगिता को शांतिपूर्ण संघर्ष इनके द्वारा कहा गया है। और प्रतियोगिता के इन्होंने मैक्स वेबर ने 2 प्रकार भी बताए थे। एक तो इन्होंने नियंत्रित प्रतियोगिता की बात की है, नियंत्रित प्रतियोगिता, और दूसरा क्या हो जाएगा? अनियंत्रित प्रतियोगिता। अनियंत्रित प्रतियोगिता, ये 2 प्रकार हैं प्रतियोगिता के नियंत्रित प्रतियोगिता और दूसरा अनियंत्रित प्रतियोगिता हो जाएगा। ये मैक्स वेबर के द्वारा बताया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और किंग्सले डेविस का एक स्टेटमेंट ये भी पूछा जाता है कि जहां पर प्रतियोगियों का ध्यान प्रतिस्पर्धा से हट करके प्रतिद्वंदियों पर केंद्रित हो जाता है वहां पर संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। और किंग्सले डेविस ने संघर्ष के कितने प्रकार बताए थे? आंशिक संघर्ष और पूर्ण संघर्ष। ठीक है, आंशिक संघर्ष और पूर्ण संघर्ष की बात किसने की है? डेविस ने की है। इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न है, रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार एक ऐसे समुदाय के लिए क्या शब्द है जो बड़े समाज के साथ बातचीत करते हुए पारस्परिक मूल्यों और प्रथाओं से मजबूत संबंध बनाए रखता है? जेमिनशैफ्ट, जशलशैफ्ट, लोक शहरीय निरंतरता। अब देखिए रेडफील्ड के अनुसार पूछा जा रहा है, यहाँ पर होगा लोक शहरी निरंतरता। जेमिनशैफ्ट एंड जशलशैफ्ट की बात किसने की थी? टॉनीज ने की थी। ठीक है, टॉनीज ने की थी। यहाँ पर लोक शहरीय निरंतरता होगा। ठीक है, या लोक नगरीय निरंतरता इस तरीके से लिखा होगा, ये कॉन्सेप्ट है उनका। और इसके अलावा अन्य अवधारणाओं की बात करें रॉबर्ट रेडफील्ड की तो इनकी सर्व प्रमुख अवधारणा है लघु समुदाय। ठीक है, लिटिल कम्युनिटी है। एक दूसरी अवधारणा इनकी लघु परंपरा और वृहद परंपरा की है। लघु परंपरा व वृहद परंपरा है। ठीक है, लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन हो जाएगा। लघु समुदाय हो गया, लघु परंपरा व वृहद परंपरा है। लोक समाज है, लोक समाज की अवधारणा दी है। लोक संस्कृति की अवधारणा इन्होंने दी है, लोक संस्कृति। और इसके अलावा कृषक समाज की अवधारणा। ठीक है, कृषक समाज की अवधारणा, ये महत्वपूर्ण इनकी अवधारणाएं हैं जो कि एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती हैं, इसे याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए परिवार की अवधारणाएं पूछी जा रही हैं, या यूं कहा जाए कि परिवार के प्रकार, आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार। आपको कई बार क्लास में बताया गया है। यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, जेके फॉल्सम, जिमरमैन, एडी रॉस, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। परिवार के इन 2 तरह के प्रकार जो कि यहाँ पर प्रश्न में पूछे जा रहे हैं किसके द्वारा बताए गए हैं? अगर बात की जाए जिमरमैन की, ठीक है, जिमरमैन ने 3 तरह के परिवार की बात की थी। ठीक है, 3 तरह के परिवार की बात की थी। एक तो न्यासिता परिवार है,
ट्रस्टीशिप फैमिली, ठीक है, न्यासिता परिवार। दूसरा आणविक परिवार है, आणविक परिवार या जिसे व्यक्तिवादी परिवार, व्यक्तिवादी या फिर अति लघु परिवार के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। हो सकता है आणविक परिवार ना देकर व्यक्तिवादी या अति लघु परिवार दिया हो। और तीसरा है गृहस्थ परिवार, ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, गृहस्थ परिवार हो जाएगा, गृहस्थ परिवार। तो ये 3 प्रकार के परिवार की बात किसने की है, जिमरमैन ने की है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किस वर्ष माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम पारित हुआ? 2005, 2006, 2007, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। कब पारित हुआ था? 2007 में पारित हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, विकल्प सी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, स्वैच्छिक समिति की अवधारणा का अर्थ क्या है? राजनीतिक वकालत और पैरवी के लिए गठित संगठन, समितियां जो व्यक्तियों के शामिल होने के लिए कानूनी रूप से आवश्यक हैं, साझा हितों या शौक के आधार पर अनौपचारिक सामाजिक समूह। देखिए स्वैच्छिक समिति के बारे में होगा तो यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं होगा, ऑप्शन ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, 1992 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा निःशक्त जनों को प्रोत्साहन देने के लिए किस तारीख को विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में प्रारंभ किया गया? 3 दिसंबर, 4 दिसंबर या फिर 5 दिसंबर को? विश्व दिव्यांग दिवस, यहाँ पर ऑप्शन होगा 3 दिसंबर, ठीक है, 3 दिसंबर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। किसने कहा है कि व्यक्तित्व संस्कृति का प्रतीक पक्ष है और एक अर्थ में प्रत्येक संस्कृति का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व होता है? ऑप्शन है ब्राउन, रूथ बेनेडिक्ट, लिंटन। यहां पर सही क्या होगा? यहां पर सही क्या होगा? अगर हम संस्कृति की बात करें, शॉर्ट में अगर इसे हम समझें, ठीक है, तो संस्कृति को जीवन शैली किसने कहा था? संस्कृति क्या है? जीवन शैली है, ठीक है, संस्कृति को जीवन, समाज के सदस्यों की जीवन शैली कहा था रॉबर्ट रेडफिल्ड ने। लिंटन ने संस्कृति को क्या कहा था? संस्कृति समाज के सदस्यों की क्या है? जीवन विधि है, ठीक है, संस्कृति समाज के सदस्यों की जीवन विधि है। मजूमदार मदान ने क्या कहा है? मजूमदार व मदान ने क्या कहा है? जीने का ढंग है। संस्कृति क्या है? जीने का ढंग है। तो इस तरीके से किसने परिभाषित किया, ये इंपॉर्टेंट है, सभी से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और यहाँ पर रूथ बेनेडिक्ट की बात करें तो उन्होंने सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा दी है। सांस्कृतिक प्रतिमान का जो कॉन्सेप्ट है ये रूथ बेनेडिक्ट के द्वारा दिया गया है। और यहाँ पर सही होगा C.A. ब्राउन, ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। प्रश्न है, एडवर्ड टी हॉल के अनुसार एक संस्कृति के भीतर सामाजिक अंतःक्रियाओं को निर्देशित करने वाले अव्यक्त निहित नियमों और मानदंडों के लिए क्या शब्द है? उच्च संस्कृति, निम्न संस्कृति, गहरी संस्कृति। एडवर्ड टी हॉल के अनुसार एक संस्कृति के भीतर सामाजिक अंतःक्रियाओं को निर्देशित करने वाले अव्यक्त निहित नियमों और मानदंडों के लिए इनमें से क्या शब्द का प्रयोग करेंगे? कौन से शब्द का प्रयोग किया जाएगा? यहां पर होगा गहरी संस्कृति, ठीक है, गहरी संस्कृति होगा, ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए प्रश्न है, सभ्यता और संस्कृति के बीच में अंतर पूछा जा रहा है। ये 4 अंतर किसने बताए हैं? सभ्यता के लिए मापन का एक सुस्पष्ट स्तर है, संस्कृति का नहीं। सभ्यता सदैव उन्नति कर रही है किंतु संस्कृति नहीं। प्रयास के बिना सभ्यता आगे बढ़ जाती है, संस्कृति नहीं। और परिवर्तन या हानि के बिना सभ्यता को उधार ग्रहण कर सकते हैं, संस्कृति को नहीं। सॉरी, बताइए। गिलिन एंड गिलिन, मैकवेर एंड पेज, ऑकबर्न एंड निमकॉफ, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताइए। यहाँ पर 1 सेकंड के लिए रुकेंगे, बताइए आप तब तक। कौन सा यहाँ पर राइट होगा? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? मैकवेर एंड पेज, ठीक है, मैकवेर एंड पेज होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर बात करें गिलिन की, तो इनकी पुस्तक एक है सांस्कृतिक समाजशास्त्र, ठीक है, कल्चरल सोशियोलॉजी है, सांस्कृतिक समाजशास्त्र इनकी पुस्तक है।
सांस्कृतिक समाजशास्त्र गिलिन की ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। और गिलिन ने संस्था को संस्कृति का वाहक बताया था। ठीक है, याद रखिएगा, गिलिन ने संस्था क्या है, संस्कृति का वाहक है। किसने कहा? गिलिन ने कहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और संस्था को सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई भी कहा था। संस्था क्या है? संस्कृति का वाहक है। दूसरा इन्होंने क्या कहा संस्था के बारे में कि यह सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई है, सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई। ये इंपॉर्टेंट इस तरीके से एग्जाम्स में पूछा जाता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न। किसने कहा है कि संपूर्ण समाज समाजीकरण के लिए अभिकरण का काम करता है तथा प्रत्येक व्यक्ति अभिकरण का काम करता है तथा प्रत्येक व्यक्ति जिसके साथ वह संपर्क में आता है किसी न किसी रूप में वह समाजीकरण का एक एजेंट होता है। जेच फिक्टर, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, जॉनसन यहाँ पर ऑप्शंस है। यहाँ पर सही होगा जेच फिक्टर। ठीक है, जेच फिक्टर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम मीट की बात करें, ठीक है, मीट की बात करें तो इन्होंने सेल्फ डेवलपमेंट को, ठीक है, स्व के विकास की जो प्रक्रिया है इसको ही समाजीकरण कहा था। स्व का विकास ही क्या है? समाजीकरण है, सोशलाइजेशन है। और समाजीकरण की सबसे पहले बात भी करने वाले जॉर्ज हर्बर्ट मीड ही हैं। और जॉनसन ने क्या कहा था कि सभी तरह का शिक्षण समाजीकरण नहीं कहलाता है, बल्कि समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवहारों को आत्मसात करना ही क्या कहलाता है? समाजीकरण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिक्टर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। प्रश्न है, सांस्कृतिक आधिपत्य की अवधारणा किसको संदर्भित करती है? सांस्कृतिक आधिपत्य की अवधारणा किसको संदर्भित करती है? एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर प्रभुत्व, जहां संस्कृति की मान्यताएं और मूल्य आदर्श बन जाते हैं। विभिन्न सांस्कृतिक का एक नए और अनूठे सांस्कृतिक रूप में समीक्षण और एकीकरण। पारंपरिक सांस्कृतिक प्रथाओं और रीति रिवाजों का संरक्षण और सुरक्षा। एक उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सांस्कृतिक आधिपत्य की अवधारणा, एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर प्रभुत्व, जहां संस्कृति की मान्यताएं और मूल्य आदर्श बन जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, विकल्प ए यहाँ पर सही है। प्रश्न है, इनमें से किसने सामाजिक नियंत्रण को दो स्वरूपों में विभाजित किया है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण, सोशल कंट्रोल। बताइए। चलिए, सामाजिक नियंत्रण की बात करें तो सामाजिक नियंत्रण इस अवधारणा के जनक कौन है? E.A. रॉस है। ठीक है, E.A. रॉस है सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा के जनक। और इन्होंने अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में सामाजिक नियंत्रण की सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात की थी। और ये सामाजिक नियंत्रण सोशल कंट्रोल इनकी पुस्तक 1901 में आती है। यहाँ पर सामाजिक नियंत्रण के ये दो प्रकार, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण, किसके द्वारा बताए गए हैं? पॉल मैनहीम के द्वारा बताए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। कूले की अगर हम बात करें तो कूले ने सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार बताए हैं, चेतन नियंत्रण और अचेतन नियंत्रण। चेतन सामाजिक नियंत्रण और अचेतन सामाजिक नियंत्रण की बात किसने की है? कूले ने की है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। E.C. हेज की बात करें तो इन्होंने सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार बताए, एक तो पुरस्कार व दंड को बताया है, पुरस्कार व दंड, तो दूसरा अभिमति व अनुकरण है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, प्रौद्योगिकी विलंबना की अवधारणा किसने दी? यहाँ पर L.T. हॉबहाउस, मैकएवर एंड पेज, ऑगबर्न एंड निमकॉफ यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। बताइए सही यहाँ पर क्या होगा? प्रौद्योगिकी विलंबना की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? मैकएवर एंड पेज के द्वारा दी गई है। यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। सांस्कृतिक विलंबना की बात करें, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने दी है? तो सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? ऑगबर्न के द्वारा दी गई है। ठीक है, ऑगबर्न के द्वारा दी गई है। टैंडम विलंबना की बात करें हम, टैंडम, ठीक है, टैंडम विलंबना की अगर हम बात करें तो टैंडम विलंबना की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? स्टुअर्ट चेज के द्वारा दी गई है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, समाजशास्त्र में आमतौर पर वर्णित शब्द सामाजिक परिवर्तन क्या है? ऑप्शन है, समय के साथ व्यक्तिगत व्यवहारों और अभिवृत्तियों में परिवर्तन की प्रक्रिया, समाज में सामाजिक संस्थाओं संरचनाओं का परिवर्तन, सामाजिक अंतःक्रियाओं पर तकनीकी प्रगतियों का प्रभाव। सामाजिक परिवर्तन क्या है? सोशल चेंज।
यहाँ पर समाज में सामाजिक संस्थाओं संरचनाओं का परिवर्तन होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, बी यहाँ पर सही है। मैकेवर संबंधों में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, मैकेवर की बात करें तो इन्होंने संबंधों में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। ठीक है, संबंधों में परिवर्तन की बात की है, संबंधों में होने वाले परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। गिडेंस की बात करें, एंथोनी गिडेंस की, तो इन्होंने आंतरिक संरचना में परिवर्तन, आंतरिक संरचना में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है, आंतरिक संरचना में परिवर्तन की बात की है। ठीक है, याद रखिएगा, इनका कहना था कि प्रत्येक समाज की एक आंतरिक संरचना होती है और जब उस आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ये गिडेंस का कहना है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, लोक नगरीय निरंतरता की अवधारणा पूछी जा रही है, ये किसके द्वारा दी गई है? लोक नगरीय निरंतरता, लोक नगरीय निरंतरता की अवधारणा किसने दी है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है, यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अगर हम लुई वर्थ की बात करें, ठीक है, लुई वर्थ की बात करें तो इन्होंने घेटों की अवधारणा दी है। ठीक है, घेटों की अवधारणा इनकी हो जाएगी, घेटों की अवधारणा हो जाएगी। इसके अलावा इन्होंने नगरवाद, नगरवाद की बात की है, नगरीयता। ठीक है, नगरीयता और नगरवाद, ये दो अवधारणाएं और भी इनकी लुई वर्थ के द्वारा दी गई है। और नगरीकरण, ठीक है, नगरीकरण की अगर हम बात करें तो लुई वर्थ 3 तत्व बताते हैं नगरीकरण के, 3 तत्व बताए हैं लुई वर्थ ने। एक तो है जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का आकार। दूसरी की अगर हम बात करें जनसंख्या की, जनसंख्या का घनत्व हो जाएगा, और जनसंख्या की विषमता। ये पूछा जाता है अक्सर, नगरीकरण के ये तीन तत्व किसने बताए, या लुई वर्थ ने इनमें से किसकी बात की है या किसकी नहीं की है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, इस तरीके से पूछा जाता है। प्रश्न है, नगरीकरण की व्याख्या में किसने कहा है कि नगरीकरण एक बैलून की तरह है जिसमें प्रत्येक समाज विज्ञानी अपना ही अर्थ भरता है। यहाँ पर टी.जी. मग्गी होगा, यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा किसको संदर्भित करती है? ऑप्शंस है, समाजीकरण के माध्यम से सामाजिक मानदंडों और मूल्यों का आंतरिकरण, व्याख्या व्यवहार को विनियमित करने के लिए अनौपचारिक प्रतिबंधों और सामाजिक दबाव का उपयोग, सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक संस्थाओं द्वारा कानूनों और विनियमों का अनुप्रयोग। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा के बारे में पूछा जा रहा है, तो सामाजिक नियंत्रण की औपचारिक संस्थाओं के द्वारा कानूनों और विनियमों का अनुप्रयोग होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, विकल्प सी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? कब पारित हुआ था? 1993 में, 1993 होगा, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। किसने कहा है कि भारत में प्रेम को सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों को जितना महत्व प्राप्त है उसकी हमारे लिए पश्चिमी वालों के लिए कल्पना ही संभव नहीं? रिचर्ड स्मिथ, टी.एन. कार्वर, गॉर्डन मर्फी, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर होगा? रिचर्ड स्मिथ, टी.एन. कार्वर, गॉर्डन मर्फी, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। बताएं। राइट आंसर यहाँ पर रिचर्ड स्मिथ होगा। ठीक है, रिचर्ड स्मिथ होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, कल्चर शॉक क्या है? एक नई संस्कृति का सामना करते समय भटकाव और बेचैनी का अनुभव, एक अलग सांस्कृतिक वातावरण के अनुकूल होने की प्रक्रिया, विभिन्न समाजों के बीच सांस्कृतिक प्रथाओं परंपराओं का आदान प्रदान। कल्चरल शॉक क्या है? एक नई संस्कृति का सामना करते समय भटकाव और बेचैनी का अनुभव, यहाँ पर ऑप्शन ए होगा सही। फ्यूचर शॉक किसका है ये बताइएगा।
अब यहाँ पर देखिए पुस्तक है इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेटस, एनआर सेड, बीपी मेनन, जोसेफ फ्रेंकोइस, यहाँ पर ऑप्शंस है। इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेटस किसकी पुस्तक है? बीपी मेनन की है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, बीपी मेनन यहाँ पर राइट है। प्रश्न है किसने कहा है कि हिंदू विवाह एक संस्कार है, इसको पवित्र माना जाता है क्योंकि पवित्र मंत्रों सहित धार्मिक कृत्यों को करने पर ही से पूर्ण माना जाता है। जीएस घुरिये, के एम कपाड़िया, पीएच प्रभु, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही होगा के एम कपाड़िया, ठीक है, के एम कपाड़िया होगा। और विवाह के उद्देश्य इन्होंने कितने बताए थे? उद्देश्य की हम बात करें तो 3 बताए थे, धर्म, प्रजा और रति। धर्म, प्रजा और रति बताए थे, और इसे सही से इसी क्रम में याद रखिएगा, क्रम में लगाने को भी एक प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। और संयुक्त परिवार का महत्वपूर्ण लक्षण, ठीक है, याद रखिएगा, कपाड़िया ने संयुक्त परिवार का महत्वपूर्ण लक्षण पीढ़ियों की गहराई को बताया था, ठीक है, पीढ़ियों की गहराई को बताया था। संयुक्त परिवार का महत्वपूर्ण लक्षण इंपॉर्टेंट है। इनकी पुस्तक है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ठीक है, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, 1955 में आती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा सही। प्रश्न है कि समाजशास्त्री ने प्राथमिक और द्वितीयक आत्मसात की अवधारणा पेश की? रॉबर्ट पार्क, मिल्टन गॉर्डन, एमएल दुर्खाइम, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। प्राथमिक और द्वितीयक आत्मसात की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? यहाँ पर होगा मिल्टन गॉर्डन, ठीक है, मिल्टन गॉर्डन होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आत्मसात की अगर हम बात करें तो आत्मसात की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट पार्क के द्वारा दी गई है। प्रश्न है नातेदारी के संबंध में यह किसने कहा कि यह एक छड़ी है जिसके सहारे व्यक्ति जीवन भर रहता है? रेमेनफोर्ड, लेविस्ट्रॉस, चार्ल्स विनिक, यहाँ पर ऑप्शंस है। नातेदारी एक छड़ी है जिसके सहारे व्यक्ति जीवन भर रहता है, ये किसके द्वारा बात कही गई है? यहाँ पर सही होगा रेमेनफोर्ड, ठीक है, रेमेनफोर्ड होगा। और रेडक्लिफ ब्राउन की अगर हम बात करें, रेडक्लिफ ब्राउन की बात करें तो इन्होंने नातेदारी के 2 प्रकार बताए हैं, ठीक है, नातेदारी के 2 प्रकार बताए हैं, रक्त संबंधी नातेदारी, रक्त संबंधी नातेदारी, और दूसरा विवाह संबंधी नातेदारी है। रक्त संबंधी और दूसरा क्या हो जाएगा? विवाह संबंधी नातेदारी की इन्होंने बात की है। तो ये रेडक्लिफ ब्राउन ने 2 बताए हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न है किसने जाति के 3 प्रमुख लक्षणों का उल्लेख किया है? आनुवांशिक सदस्यता, अंतर्विवाह, सामाजिक अंतरक्रियाओं को नियमित करने वाले प्रतिमान। कैथलीन गफ, मोरिस ओपलर, एनके दत्ता, यहाँ पर ऑप्शंस है। जाति के ये 3 लक्षण किसके द्वारा बताए गए हैं? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? मोरिस ओपलर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मोरिस ओपलर है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगर हम मोरिस ओपलर की बात करें तो इन्होंने स्थानीयकरण इस अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किया था। स्थानीयकरण शब्द या हम कहें अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। कैथलीन गफ का फील्ड वर्क किस पे रहा है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आपको कई बार क्लास में बताया जा चुका है। और अगर हम जीएस घुरिये की बात करें तो जीएस घुरिये ने जाति व्यवस्था का सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से वर्णन किया था, और जाति व्यवस्था की उन्होंने 6 विशेषताएं भी बताई थी। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, अल्प उपयोगी या बिगड़े हुए शहरी क्षेत्रों को जीवंत कार्यात्मक स्थानों में पुनर्जीवित करने और बदलने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? शहरीकरण, शहरी नवीनीकरण, शहरी क्षय, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा? सही यहाँ पर शहरी नवीनीकरण होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। किसने कहा कि जाति व्यवस्था की विशेषता संचित असमानता है लेकिन वर्ग व्यवस्था की विशेषता विकीर्ण असमानता है? E.R. लीच, राम आहूजा, एच गोल्ड, यहाँ पर ऑप्शन है। जाति व्यवस्था की विशेषता संचित असमानता है लेकिन वर्ग व्यवस्था की विशेषता विकीर्ण असमानता है, यहाँ पर राम आहूजा होगा, ठीक है, राम आहूजा होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है किसने वर्ग के 7 मानदंडों का उल्लेख किया? संपदा, संपत्ति अथवा आय, परिवार, नातेदारी, आवास की स्थिति, आवास की अवधि, व्यवसाय, शिक्षा और धर्म, यहाँ पर है। ऑप्शंस में है बर्गेल, किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बीरस्टेट,
यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर राइट क्या होगा, रॉबर्ट बियरस्टेड होगा। ठीक है, रॉबर्ट बियरस्टेड होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और रॉबर्ट बियरस्टेड ने समूह के आधार, या हम कहें समूह के आधार, या फिर हम कह सकते हैं समूह के लक्षण 3 बताए थे। ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। एक तो उन्होंने समता की चेतना को बताया, समता की चेतना है। ठीक है, पहला क्या है, समता की चेतना है। दूसरा उन्होंने सामाजिक अंतरक्रिया को बताया है। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, सामाजिक अंतरक्रिया है। तीसरा यहाँ पर सामाजिक संगठन की बात उन्होंने की है, सामाजिक संगठन। समता की चेतना, सामाजिक अंतरक्रिया और सामाजिक संगठन, ये समूह के 3 आधार रॉबर्ट बियरस्टेड ने बताए। इन 3 लक्षणों या इन तीनों के आधार पर ही समूह के इन्होंने, रॉबर्ट बियरस्टेड ने 4 प्रकार बताए थे। एक तो सांख्यिकीय समूह है, सांख्यिकीय समूह। दूसरा समाजीय समूह है, सहचारी समूह है, और चौथा हो जाएगा सामाजिक समूह। ये 4 समूह के इस तरीके से प्रकार भी पूछे जाते हैं, किसने बताए हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, सामाजिक पारिस्थितिकी में सामाजिक चपाचय की अवधारणा क्या है। ऑप्शन है, पारिस्थितिकीय समुदायों के भीतर सामाजिक अंतरक्रियाओं का अध्ययन, मानव समाजों में संसाधनों के प्रवाह और ऊर्जा के आदान प्रदान का विश्लेषण, सामाजिक पदानुक्रम और पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच संबंध। सही यहां पर क्या हो जाएगा, मानव समाजों में संसाधनों के प्रवाह और ऊर्जा के आदान प्रदान का विश्लेषण, ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। कौन सा अधिनियम नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध नशीली दवाओं की तस्करी को नियंत्रित करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। यहाँ पर ऑप्शन ए, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण दिया गया था। संशोधन पूछा जा रहा है, कौन सा संविधान संशोधन था, तो यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए पंचायती राज की, तो किस अनुच्छेद में पंचायती राज की बात की गई है। अगर हम अनुच्छेद की बात करते हैं तो 243 अनुच्छेद हो जाएगा। भाग की अगर हम बात करें तो भाग कौन सा है, भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अनुसूची की बात करें तो अनुसूची 11 है, जिसमें पंचायती राज की बात की गई है। आखिरी प्रश्न है, प्रसिद्ध हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, यहाँ पर ऑप्शंस है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर नागालैंड हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, बाकी के सारे जो प्रश्न होंगे वो दूसरी क्लास में करा दिए जाएंगे। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।